क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान की आंखों में आप अपना पूरा संसार देखते हैं, वही इंसान आपकी दुनिया अंधेरे में धकेलने की साजिश रच रहा हो? और वो भी तब, जब आपके पास पुकारने के लिए शब्द तक ना हो। बिहार का मधुबनी जिला, यहाँ के एक छोटे से गांव में रहता था राजेश। राजेश पेशे से जेसीबी ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी पत्नी पार्वती। पार्वती जो देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, पर बोल नहीं सकती थी। वो मूक थी, पर उसकी खामोशी में भी राजेश के लिए अथाह प्यार छिपा था। उनका एक 3 साल का बेटा भी था, शिवम, जो पार्वती की आंखों का तारा था। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान अक्सर सबसे करीबी चेहरे में छिप कर आता है। राजेश की नज़र अपनी ही साली रेखा पर थी। रेखा जवान थी, चंचल थी और पार्वती से बिल्कुल उलट, बेहद बातूनी। राजेश और रेखा के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जो समाज और नैतिकता की हर दीवार को गिरा चुका था। इन दोनों के रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा था, पार्वती। साल 2023 की मकर संक्रांति का मौका था। राजेश ने अचानक प्लान बनाया कि वो पूरे परिवार को हरिद्वार लेकर जाएगा। पार्वती बेचारी बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसका पति उसे गंगा स्नान कराने ले जा रहा है। उसे क्या पता था कि वो पवित्र गंगा की लहरों के किनारे अपनी जिंदगी का सबसे अपवित्र खेल खेलने जा रहा है। हरिद्वार की वो भीड़, हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे और हजारों श्रद्धालुओं का रेला। राजेश, पार्वती, रेखा और नन्ना शिवम घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक राजेश ने पार्वती का हाथ कसकर पकड़ा और फिर भीड़ के सबसे घने हिस्से में ले जाकर उसे झटके से छोड़ दिया। पार्वती कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजेश और रेखा शिवम को लेकर भीड़ में ओझल हो गए। पार्वती ने हाथ हिलाया, भागने की कोशिश की, लोगों को इशारों से रोकने की कोशिश की, लेकिन शोर इतना था कि किसी ने उसकी बेजुबान चीखों को नहीं सुना। वो वहीं खड़ी रह गई, अकेली, डरी हुई और पूरी तरह बेसहारा। उधर राजेश और रेखा स्टेशन की ओर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर पार्वती के खोने का गम नहीं, बल्कि एक घिनौनी जीत की चमक थी। 15 दिन बाद जब ये लोग मधुबनी लौटे तो इनके चेहरे उतरे हुए थे। गांव वालों और पार्वती के बूढ़े माता पिता के सामने राजेश फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। उसने कहा, बाबूजी, भीड़ इतनी थी कि पार्वती का हाथ छूट गया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। रेखा ने भी अपनी सगी बहन के लिए झूठे आंसू बहाए। पार्वती के माता पिता का बुरा हाल था। उनकी बेटी, जो बोल तक नहीं सकती, वो अनजान शहर में कहाँ होगी, क्या खा रही होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पार्वती को ढूंढने के नाम पर राजेश और रेखा एक नया खेल शुरू कर चुके थे। हर 15-20 दिन में दोनों हरिद्वार जाने का बहाना करते, घर से पैसे लेते और वहां जाकर होटलों में अय्याशी करते। वक्त बीतता गया और पार्वती की यादें धुंधली होने लगीं। एक दिन राजेश ने वो पत्ता फेंका जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहा था। उसने पार्वती के माता पिता से कहा, शिवम को माँ की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रेखा से शादी कर सकता हूँ? बूढ़े माँ बाप के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि शायद इसी बहाने उनकी छोटी बेटी का घर बस जाएगा और नाती को माँ मिल जाएगी। राजेश और रेखा की शादी हो गई। लेकिन क्या ये पाप की बुनियाद पर खड़ा रिश्ता टिक पाएगा? क्योंकि रेखा वो नहीं थी जो राजेश समझ रहा था। हरिद्वार के उस भीड़ भरे बाजार में पार्वती का क्या हुआ? क्या वो मर गई, या फिर कुदरत ने उसके लिए कोई और ही इंसाफ लिख रखा था? राजेश को लगा था कि पार्वती को रास्ते से हटाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब उसके पास जेसीबी की अच्छी कमाई थी, घर में जवान और खूबसूरत पत्नी के रूप में रेखा थी, और समाज की नज़रों में वो एक बेचारा पति था जिसकी पहली पत्नी लापता हो गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रेखा के लिए उसने अपनी बेजुबान पत्नी को बीच राह में लावारिस छोड़ दिया, वही रेखा उसकी जिंदगी को नर्क बनाने वाली थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद रेखा का असली रंग सामने आने लगा। पार्वती घर के कामों में माहिर थी, घंटों रसोई में पसीना बहाती और शिवम का ख्याल रखती थी। लेकिन रेखा रेखा को घर के कामों से नफरत थी। वो घंटों मोबाइल पर चिपकी रहती। राजेश जब थका हारा काम से लौटता तो उसे घर में सुकून की जगह रेखा के नखरे और ताने मिलते। धीरे धीरे राजेश को शक होने लगा। वो अक्सर देखता कि रेखा छिप छिप कर किसी से फोन पर लंबी बातें करती है। जब भी राजेश पास आता वो कॉल काट देती या वहां से हट जाती। एक दिन राजेश काम के बहाने जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि रेखा बालकनी में खड़ी होकर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी और कह रही थी, बस कुछ दिन और फिर हम साथ होंगे। राजेश का खून खौल उठा। उसने रेखा का मोबाइल छीन लिया और देखा कि वो धर्मेंद्र नाम के एक लड़के के साथ घंटों चैटिंग कर रही थी। वो लड़का रेखा की ही उम्र का था और उसका पुराना प्रेमी था।
राजेश जब रेखा पर चिल्लाना शुरू किया तो रेखा डरी नहीं, बल्कि उसने पलट कर वार किया। रेखा तंज कसते हुए बोली, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना राजेश। तुम भूल गए कि तुमने पार्वती के साथ क्या किया। अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। राजेश सन्न रह गया। वो औरत जिसे उसने अपनी साजिश में साझीदार बनाया था, अब उसे ही ब्लैकमेल कर रही थी। राजेश को पहली बार पार्वती की वो खामोश आंखें याद आईं जो कभी उससे कुछ मांगती नहीं थी, सिर्फ प्यार देती थीं। उसे याद आया कि कैसे पार्वती बिना बोले ही उसकी हर जरूरत समझ जाती थी, और यहाँ रेखा थी जो हर पल उसे नीचा बिखा रही थी। एक रात हद तब हो गई जब राजेश ने रेखा को धर्मेंद्र के साथ बाइक पर जाते देख लिया। राजेश ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे थप्पड़ तक मार दिया, लेकिन रेखा ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे मौज मस्ती चाहिए थी। तुम्हारी जैसी उम्रदराज और अपराधी शख्स के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। राजेश पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि उसने हीरा खोकर पत्थर बटोर लिया है। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसे सपने में पार्वती की वो बेबस सूरत दिखाई देती जब उसने उसे भीड़ में छोड़ा था। उसे महसूस होने लगा कि पार्वती को छोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पाप का बोझ इतना बढ़ गया कि एक दिन राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जेसीबी के मालिक से झूठ बोला कि वो किसी काम से पटना जा रहा है, लेकिन उसने टिकट कटवाई सीधे हरिद्वार की। क्या राजेश उस शहर में पार्वती को ढूंढ पाएगा जहां लाखों की भीड़ हर रोज आती जाती है? और क्या 2 साल बाद पार्वती अभी भी वहां उसका इंतजार कर रही होगी, या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं रही? राजेश जब हरिद्वार पहुंचा तो वहां की वही गलियां, वही शोर और वही गंगा का किनारा उसे काटने को दौड़ रहा था। 2 साल पहले इसी जगह उसने एक मासूम और बेजुबान औरत का हाथ छोड़ा था। आज वही हाथ थामने के लिए उसकी रूह तड़प रही थी। वो पागलों की तरह हर की पौड़ी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की खाक छानने लगा। वो लोगों को पार्वती की धुंधली सी फोटो दिखाता और पूछता, क्या आपने इसे देखा है? ये बोल नहीं सकती। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते और आगे बढ़ जाते। 2 दिन बीत गए। राजेश ने न कुछ खाया था न पिया था। उसे लग रहा था कि शायद गंगा मैया उसे उसके पाप की सजा दे रही हैं। वो घाट की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोता और खुद को कोसता। तीसरे दिन जब उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो उसने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। वो हरिद्वार के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने कहा, साहब, मेरी पत्नी 2 साल पहले यहाँ खो गई थी। मैंने अपने गांव मधुबनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। कृपया मेरी मदद करें। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर ने उसे गौर से देखा। राजेश के चेहरे पर जो घबराहट थी वो किसी दुखी पति की नहीं, बल्कि किसी मुजरिम की लग रही थी। पुलिस अफसर ने कड़क आवाज में पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी 2 साल पहले यहाँ खोई थी तो तुमने यहाँ हरिद्वार में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? और 2 साल तक तुम क्या कर रहे थे? राजेश हकबकाने लगा। उसने झूठ बोला, साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे लगा गांव में रिपोर्ट लिखवाना काफी होगा। लेकिन पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उन्होंने तुरंत मधुबनी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहां से जो जानकारी मिली उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। मधुबनी पुलिस ने बताया कि राजेश ने अपनी पत्नी के लापता होने के कुछ ही महीने बाद अपनी साली से शादी कर ली थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने राजेश को एक अलग कमरे में ले जाकर खातिरदारी शुरू की। अफसर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, सच सच बता राजेश, तूने अपनी पत्नी को मार डाला है या कहीं बेच दिया है? क्योंकि एक पति अपनी पत्नी के खोने के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी नहीं करता। राजेश पहले तो मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और जेल की लंबी सजा का डर दिखाया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, साहब मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने और रेखा ने मिलकर उसे बस भीड़ में छोड़ दिया था। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, मुझे मेरी पार्वती वापस चाहिए। पुलिस हैरान थी। एक सगी बहन ने अपनी ही बहन के साथ ऐसा किया? पुलिस ने तुरंत राजेश को हिरासत में लिया। पुलिस को शक था कि शायद पार्वती अब इस दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि एक मूक बधिर महिला के लिए इतने साल अकेले सरवाइव करना नामुमकिन जैसा था। तभी एक कांस्टेबल ने कहा, सर, पास ही में भारती माता का एक आश्रम है जहां लावारिस और बेसहारा महिलाओं को रखा जाता है। शायद वहां कोई जानकारी मिल जाए। क्या पार्वती उस आश्रम में होगी, या फिर राजेश के पहुंचने से पहले ही किस्मत ने कोई नया खेल रच दिया था? पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई पहाड़ियों के बीच बने एक शांत आश्रम के सामने रुकी। शांति धाम आश्रम। यहाँ का वातावरण हरिद्वार की हलचल से बिल्कुल अलग था। राजेश की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने सीने में हथौड़े चलते महसूस हो रहे थे।
उसे डर था कि अगर वहां पार्वती नहीं मिली तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, और अगर मिल गई तो वो उससे नजरें कैसे मिलाएगा। आश्रम के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर गहरा सुकून और आंखों में करुणा, यही थी भारती माता। पुलिस अफसर ने राजेश को गाड़ी में ही बैठने का इशारा किया और खुद भारती माता के पास गए। उन्होंने पार्वती की तस्वीर दिखाई और पूछा, माताजी, क्या इस चेहरे की कोई महिला आपके यहाँ है, लगभग 2-2.5 साल से? भारती माता ने तस्वीर को गौर से देखा और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक पहचान चमक उठी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ अफसर साहब, ये हमारे पास ही है, लेकिन जब ये मिली थी तो इसकी हालत देखकर रूह कांप गई थी। डरी हुई, सहमी हुई, ना अपना नाम बता सकती थी, ना अपना घर, बस रोती रहती थीं और इशारों में अपने बच्चे को ढूंढती थीं। राजेश से अब और इंतजार नहीं हुआ। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर पागलों की तरह अंदर भागा। सामने एक बड़ा सा आंगन था जहां कुछ महिलाएं भजन गा रही थीं और कुछ सब्जियां काट रही थीं। कोने में एक महिला बैठी थी जो सफेद दीवार की तरफ पीठ करके कुछ गुनगुना रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना था जिसे वो बार बार चूम रही थी। राजेश के कदम वहीं ठिठक गए। वो चेहरा, वो सादगी, वो पार्वती ही थी, लेकिन वो 2 साल पहले वाली पार्वती नहीं थी। वो कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थीं। राजेश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, पार्वती। जैसे ही पार्वती ने वो आवाज सुनी, उसका शरीर पत्थर की तरह जम गया। वो आवाज जिसे सुनकर उसने अपना घर बसाया था, और वो आवाज जिसने उसे धोखा देकर भीड़ में मरने के लिए छोड़ दिया था। पार्वती धीरे से मुड़ी। जैसे ही उसकी नजर राजेश पर पड़ी, उसके हाथ से वो मिट्टी का खिलौना गिरकर चकनाचूर हो गया। राजेश दौड़कर उसके कदमों में गिर गया। पार्वती, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मैं नीच हूं। रेखा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है। चलो घर वापस चलो। पार्वती की आंखों में पहले डर आया, फिर बेतहाशा दर्द और आखिर में नफरत। उसने राजेश का हाथ झटक दिया। वो चिल्लाना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी कोख उजाड़कर तुम चैन से कैसे सोई, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारे कर रही थी और दहाड़े मारकर रो रही थी। भारती माता आगे आईं और उन्होंने पार्वती को संभाला। पुलिस अफसर ने कठोरता से राजेश को उठाया और कहा, माफी मांगने से पाप नहीं धुलते राजेश, अभी तो असली इंसाफ होना बाकी है। पुलिस ने पार्वती को सब सच बताने का फैसला किया। उन्होंने भारती माता की मदद से इशारों में पार्वती को समझाया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि राजेश और उसकी सगी बहन रेखा की सोची समझी साजिश थी। जब पार्वती को यह समझ आया कि उसकी अपनी बहन ने ही उसका सुहाग और उसका बच्चा छीना है, तो वो पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर मारने लगी। वो चीख जो उसके गले में दबी थी, आज एक भयानक सन्नाटे के रूप में बाहर आ रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। पार्वती ने अचानक अपनी साड़ी के पल्लू से एक मुड़ी तुड़ी कागज की पर्ची निकाली और पुलिस अफसर की तरफ बढ़ा दी। उस पर्ची पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आखिर क्या था उस पर्ची में? क्या पार्वती ने पहले ही सब जान लिया था? और अब जब सच्चाई सामने आ गई थी, तो क्या पार्वती राजेश को जेल भेजेगी या फिर समाज के उसी ढर्रे में वापस लौट जाएगी? आश्रम के उस आंगन में सन्नाटा पसर गया था। पुलिस अफसर ने पार्वती के हाथ से वो कांपती हुई पर्ची ली। उस पर टूटी फूटी लिखावट में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे पार्वती ने 2 साल पहले किसी राहगीर से लिखवाया होगा। मेरा पति और बहन मुझे यहीं छोड़कर चले गए। शायद वो मुझसे थक गई थी। अगर वो कभी आई तो बस मेरी बेटी को मुझे दे देना। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब पार्वती शुरू से जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अनपढ़ और बेजुबान जरूर थी, पर बेवकूफ नहीं। उसने अपने प्यार के खातिर 2 साल तक इस सच को अपने सीने में दबाए रखा। पुलिस अफसर ने राजेश की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। चलो राजेश, तुम जैसी दरिंदों की जगह जेल है। तुम्हारी साली रेखा को भी पुलिस ने मधुबनी में हिरासत में ले लिया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्वती दौड़ती हुई आई और उसने पुलिस अफसर का हाथ पकड़ लिया। वो अपना सिर ना में हिला रही थी। वो इशारों में कह रही थी, नहीं, इसे छोड़ दो।
वहां मौजूद हर शख्स दंग था। भारती माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पार्वती की तरफ देखा और कहा, बेटी, इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी कोख उजाड़ी, फिर भी तुम इसे बचा रही हो। पार्वती ने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर अपने खाली हाथों की तरफ। उसका इशारा साफ था, अगर राजेश जेल गया तो उसके बेटे शिवम का क्या होगा। उसे रेखा जैसी औरत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पार्वती का ममतामयी दिल आज भी अपने उस पति को माफ करने के लिए तैयार था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला था। कुछ हफ्तों बाद राजेश और पार्वती वापस मधुबनी पहुंचे। गांव की सरहद पर जैसे ही पार्वती ने कदम रखा, नन्हा शिवम दौड़ता हुआ आया और अपनी मां के गले लग गया। वो पल ऐसा था जिसे देखकर पत्थरों का दिल भी पिघल जाए। राजेश अब बदल चुका था। वो पार्वती के पैरों की धूल बनकर रहने लगा। लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं। पार्वती ने राजेश को माफ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ एक ही कमरे में रहना छोड़ दिया। वो दिन भर शिवम के साथ रहती, घर का काम करती, लेकिन राजेश की तरफ देखती तक नहीं थी। राजेश को उसकी माफी तो मिल गई थी, लेकिन वो प्यार और भरोसा हमेशा के लिए खो चुका था। आज भी मधुबनी के उस घर में शाम को जब दिया जलता है तो राजेश आंगन में बैठकर पार्वती को देखता रहता है। पार्वती खामोश रहती है। उसकी खामोशी अब राजेश को चुभती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी औरत का भरोसा तोड़ा था जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन जिसकी दुआओं ने उसे आज भी बचा रखा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर गलती की माफी मिलनी चाहिए, और क्या एक टूटे हुए शीशे को जोड़कर उसमें फिर से वही साफ चेहरा देखा जा सकता है। इंसाफ तो हो गया, लेकिन रिश्तों की जो बलि चढ़ी उसका हिसाब शायद कभी नहीं हो पाएगा।